गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। मैम आप सोचना ना उसमें भी सिस्टम है क्या नहीं रुको क्या निर्मल दरिया तू क्या पूछना चाह रहा है? कल की क्लास ही नहीं हुई थी लाइट नहीं आने के कारण। कल का कहाँ से डालती ऐप पे? इस चैप्टर के वीडियो अभी ऐप पे नहीं डले हैं। ऐप पे दूसरे और तीसरे चैप्टर के पूरे वीडियो डल गए हैं। दूसरे और दूसरे का पूरा डल गया। 5वें चैप्टर का कोलाइडी विलियन के गुण धर्म तक डले हैं। इसके डल के हाँ इसके अभी डाले। मैम हाँ सुन तो लो वो आपने ऐसे बता देना कॉपर से एस से कॉपर प्राप्त करना। हाँ कॉपर एस से कॉपर प्राप्त करना। हाँ तो उसमें ना ये ना वास्तव में कॉपर का मुख्य इसके है। वास्तव में कॉपर का मुख्य इसके कॉपर पायरेटीज है जिसका वर्जन करने पर यहाँ से हाँ हाँ ये थोड़ा सा इस कॉपर का मुख्य इसके कॉपर पायराइटीज इसमें मुख्य माना गया है। कॉपर के एस तो जैसे ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फाइड हाँ भी। ये हाँ सल्फाइड में कॉपर ग्लास भी होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या लेंगे? CuFeS2, क्योंकि अपन को तो क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण करना है। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तभी कॉपर धातु प्राप्त होगी। इसलिए अपन ने कॉपर ग्लास न लेकर कॉपर पायराइटीज ले लिया कि इसमें सल्फाइड भी आ गया और ऑक्साइड भी आ गया। कॉपरमेट का सूत्र ये तो था ना Cu2S। हाँ इसे कॉपर ग्लास कहते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? किसको? Cu2S को, कॉपरमेट को। जब तूने कॉपर पायराइटीज CuFeS2 लिया था, इसके 2 अणु लिए हैं। रिएक्शन देखती जा, मैं जैसे बोल रही हूँ। इसकी O2 से क्रिया करवाई। O2 से क्रिया करवाने पर तेरे पास Cu2S और 2Fe प्लस 2SO2 आया। किसमें है ये? है किसमें है ये रिएक्शन मैंने ऐसे कहा था तुम्हें कि यहाँ पे नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैंने भर्जन विधि में ये रिएक्शन करवा दी। हाँ ये पहले भेज दी थी मैम आपने। हाँ भर्जन विधि में करवा दी है मैंने। क्लियर? यस मैम। और कुछ पूछना? हाँ खुशबू नो मैम। गुड मॉर्निंग। चलो अब अपन आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था धातु शोधन, जिसमें मैंने आपको परिभाषा बता दी थी कि निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में कुछ अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु शोधन कहलाता है। अशुद्धियों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के मैंने 6 पद आपको लिखाए थे, जिसमें पहला पद मैंने बताया था आश्वन, दूसरा बताया था द्रव्य गलन परिष्करण, तीसरा भेदुत अपघटन, चौथा मंडल परिष्करण, पांचवा वाष्प अवस्था में परिष्करण और छठवां बच्चों मैंने बताया था क्रोमेटोग्राफी, जिसको हिंदी में वर्णलेखिकीय कहा जाता है। आज अपन उन पदों के बारे में चर्चा करते हुए चल रहे हैं कि आसवन में क्या होता है। तो धातु शोधन की पहली विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं आसवन विधि। आसवन विधि देखो बच्चों,
यह विधि कम कवथनांक वाले तत्व जैसे जिंक है और पारा है, कम कवथनांक, इनका कवथनांक क्या होता है? कम होता है। यह विधि कम कवथनांक वाले तत्व जैसे जिंक व पारे के लिए उपयोगी होती है। इसमें अशुद्ध धातु को वाष्पित किया जाता है और वाष्पित करके शुद्ध धातु को अशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या कर दिया जाता है? वाष्पित किया जाता है, वाष्प के रूप में गर्म किया जाता है और उसके बाद में शुद्ध धातु को अशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। तो आसवन विधि क्या होती है? यह विधि कम कवथनांक वाले तत्व जैसे जिंक व पारे के लिए उपयोगी है। इस विधि में अशुद्ध धातु को वाष्पित करके शुद्ध धातु को अशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इसे ही आसवन विधि कहा जाता है। दूसरी विधि है द्रव्य गलन परिष्करण विधि। द्रव्य गलन परिष्करण विधि शोधन का दूसरा नाम ही मैंने परिष्करण बताया था। तो द्रव्य गलन परिष्करण विधि क्या होती है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक डालू सतह होती है। ये आपके पास डालू सतह है या इस डालू सतह को तुम डलवा चूल्हा भी बोल सकते हो। ये डालू सतह है और इस डालू सतह को नीचे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, साइड में बना देती हूं मैं। द्रव्य गलन परिष्करण विधि में क्या होता है? सबसे पहले आपको डलवा चूल्हा या डालू सतह लेनी है। ये आपके पास देखो डालू सतह है। ये देखो डालू सतह बनी हुई है। यहाँ से अशुद्धियों को बहाया जा रहा है। ये यहाँ पे शुद्ध धातु है। ये देखो साइड में पात्र लगा हुआ है। इस पात्र में ये क्या है? शुद्ध धातु। और यहाँ पे अशुद्ध धातु को बहाया जा रहा है। ये अशुद्धियां है और ये डलवा चूल्हा है। डलवा चूल्हा यानी डलवा सतह। और यहाँ पे अशुद्ध धातु है। अशुद्ध धातु। ये डायग्राम बच्चों तुम अपनी नोटबुक में बनाओगे, रफ नोटबुक में। नोट्सों में ये डायग्राम तुम्हारे पास नहीं आएगा, मैंने तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। तो तुम रफ नोटबुक में ये डायग्राम बना लो। जो ही तुम्हारे पास नोट्स पहुंचे, द्रव्य गलन परिष्करण विधि लिख के पहले डायग्राम बनाओगे और जो ही आपके पास थ्योरी पहुंचे, इस डायग्राम के बाद में आप थ्योरी लिखोगे। ठीक है? तो सभी बच्चों को ये डायग्राम रफ नोटबुक में बनाना है। ये डायग्राम आपके पास नोट्सों में नहीं आएगा, मैंने समझाने के लिए बनाया है ताकि तुम भी थ्योरी याद रखो, तब डायग्राम को देखते ही याद हो जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले द्रव्य गलन परिष्करण विधि। यह विधि कम गलनांक वाले तत्व, आसवन विधि तो कम कवथनांक वालों के लिए थी। द्रव्य गलन परिष्करण विधि कम गलनांक, यह विधि उनके लिए आवश्यक है जिसका गलनांक कम होता है, जैसे लेड है, बिस्मत है और टीन है और जिंक है। जिंक का गलनांक भी कम होता है और कवथनांक भी कम होता है।
कम गलनांक वाली, मोटाई तो लिख रही हूँ निर्मल दरिया, फिर और कितना मोटा चाहिए तेरे को। कम गलनांक वाले तत्व लेड, बिस्मथ, टीन, जिंक आदि के लिए उपयोगी होती है। दो तरीके से बता रही हूं। पहला तरीका है, इस विधि में जैसे टीन को, कोई भी ले लो, टीन की जरूरी नहीं, इन चारों तत्वों में कोई सा भी ले लो। कम गलनांक वाले तत्व जैसे टीन को डालू सतह पर बहने दिया जाता है। इस टीन को किस पे बहने दिया जाता है? डालू सतह पर। भाई अशुद्धियों से भरा हुआ है, अपन को तो शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। डालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिसे उच्च गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती है। कम गलनांक वाले तत्व जैसे टीन को डालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिसे उच्च गलनांक वाली जो अशुद्धियां होती है वह क्या हो जाती है? अलग। और आपको कौन सी धातु प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु। अथवा इस विधि को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, यह विधि कम गलनांक वाले तत्व जैसे लेड, बिस्मथ, टीन, जिंक आदि के लिए उपयोगी है। इसमें अशुद्ध धातु को डलवे चूल्हे पर रखकर कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है। देखो, अशुद्ध धातु को डलवे चूल्हे पर रखकर कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है, जिससे शुद्ध धातु तो गलकर नीचे पात्र में आ जाती है। देखो, शुद्ध धातु किसमें आ गई? पात्र में, तथा अशुद्ध धातु पीछे ही रह जाती है। ये अशुद्ध धातु तो यहाँ पे रह गई, शुद्ध धातु यहाँ आ गई, और इन अशुद्धियों को किस पे गर्म किया जा रहा है? डलवे चूल्हे पर। इसको कहते हैं द्रव्य गलन परिष्करण विधि। तो कम गलनांक वाले तत्व जैसे टीन को डालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अशुद्धियां अलग हो जाती है, वो भी द्रव्य गलन परिष्करण विधि कहलाती है। अथवा यह विधि कम गलनांक वाले तत्व जैसे लेड, बिस्मथ, टीन, जिंक आदि के लिए उपयोगी है। इसमें अशुद्ध धातु को डलवे चूल्हे पर रखकर कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है, जिससे अशुद्धियां पीछे रह जाती है तथा शुद्ध धातु गलकर पात्र में एकत्रित हो जाती है। इसी को द्रव्य गलन परिष्करण विधि कहा जाता है। ये होती है आसुत विधि और द्रव्य गलन परिष्करण विधि। आसुत विधि कम क्वथनांक वाले तत्वों के लिए, और द्रव्य परिष्करण विधि जो होती है वह कम गलनांक वाले तत्वों के लिए उपयोगी होती है। सभी बच्चों को आसवन और द्रव्य गलन परिष्करण विधि क्लियर? आसवन और द्रव्य गलन परिष्करण विधि क्लियर? सोनाक्षी कह रही है यस, निकिता कवर यस, और बच्चे भी बोलो 68 बच्चों में। हाँ चलो, प्रेरणा प्रजापत नो, कहाँ दिक्कत आई? उदित सिंह, आज तो बहुत दिनों से दिखा है मुझे क्लास में। क्लास नहीं लेता था क्या या रेगुलर लेता है? उदित सिंह, आज तो तेरा नाम बहुत दिन से आया है मेरे पास। है उदित सिंह? सभी रेगुलर लेता है, आज ही नाम आया है तेरा। सभी बच्चों ने डायग्राम बना लिया क्या द्रव्य गलन परिष्करण का? प्रेरणा कहाँ चली गई थी? क्लास लेट ज्वाइन की थी क्या? दोनों वापस बताऊं? है प्रेरणा? अच्छा चलो, आसवन विधि कम क्वथनांक वाले तत्व जैसे जिंक व पारे के लिए उपयोगी होती है। इसमें अशुद्ध धातु को वाष्पित करके शुद्ध धातु आसुत के रूप में
प्राप्त कर ली जाती है, इसी को आसवन विधि कहा जाता है। द्रव्य गलन परिष्करण विधि कम गलनांक वाले तत्व जैसे लेड है, बिस्मथ है, टीन है, जिंक है आदि के लिए उपयोगी है। जैसे कम गलनांक वाले तत्व टीन को डालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती है और आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अथवा इसका दूसरा तरीका है, कम गलनांक वाले तत्व इनके लिए उपयोगी है। इसमें अशुद्ध धातु को, देखो मैं तीर का निशान लगा रही हूँ, अशुद्ध धातु को डलवे चूल्हे पर रखकर कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है, जिससे शुद्ध धातु गलकर नीचे पात्र में एकत्रित हो जाती है तथा अशुद्ध धातु देखो पीछे रह जाती है, पीछे छोड़ दिया है अशुद्ध को, और शुद्ध धातु तो गलकर ये पात्र में आ गई और ये अशुद्धियां रही, इनको डलवे चूल्हे पर गर्म किया गया है। ये होती है द्रव्य गलन परिष्करण विधि। क्लियर? विजय कुमावत और प्रेरणा प्रजापत दोनों को क्लियर? विजय कुमावत तेरे क्लियर है? चलो अब अपन तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत अपघटन विधि। देखो बच्चों 6 विधियां हैं जिसमें आपने 2 विधि पढ़ ली है। अब अपन विद्युत अपघटन विधि पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी तीसरी विधि चल रही है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि। देखो बच्चों विद्युत अपघटन विधि क्या होती है? इस विधि में जो अशुद्ध धातु होती है, क्या पूनम, अक्रिय वातावरण क्यों लिया जाता है? अशुद्ध धातु को गर्म करने के लिए। डलवे चूल्हे पर कोई भी गैस का अक्रिय वातावरण ही काम आता है। ठीक है पूनम, डलवे चूल्हे पर गैसों का अक्रिय वातावरण ही काम आता है। चलो विद्युत अपघटन विधि। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है। अशुद्ध धातु का तो क्या लिया जाता है? एनोड। इसी विधि को समझ लो, फिर जब अपन इसी विधि से तांबे का शोधन करेंगे तब तुम अपने आप ही समझते चलोगे कि किसका क्या एनोड लिया जा रहा है और क्या कैथोड लिया जा रहा है। विद्युत अपघटन विधि, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है तथा जिस भी धातु का शोधन करना होता है, चाहे तुम जिंक का शोधन करो, चाहे कॉपर का करो, चाहे निकल का करो, उसी धातु का शुद्ध कैथोड लिया जाता है। तो कहने का मतलब हो गया शुद्ध धातु का क्या लिया जाता है? कैथोड। जिस भी धातु का शोधन करना होता है उसी धातु के एनोड और कैथोड होते हैं। तो अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं तथा जिस धातु का शोधन करना होता है उसी धातु का कैथोड लिया जाता है। या तुम छोटे से शब्दों में बोल सकते हो, अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटनी विलयन में रखा जाता है। विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन का मतलब है जिस भी धातु का शोधन कर रहे हो उसी धातु का जब लवण घोला जाता है उसी को विद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटनी विलयन में रखते हैं, उसी धातु का लवण घुला होता है इस विलयन में। अभी मैं कॉपर का करवाऊंगी तब तुम अपने आप समझ जाओगे कि मैम ने जैसे बताया वैसे ही आ रहा है। दोनों इलेक्ट्रोडों को
विद्युत अपघटनी विलयन में रखा जाता है। विद्युत अपघटनी विलयन में उसी धातु का लवण घुला होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, और आप सबको पता है बहुत सारी विधि ऐसे पढ़ लिए हो, विद्युत अपोहन विधि पढ़ी, विद्युत कण संचलन विधि पढ़ी। जब इलेक्ट्रोड लग जाते हैं, कल परसों आपने हेल हेरोल्ट विधि पढ़ी थी। जब इलेक्ट्रोड लग जाते हैं तो विद्युत धारा जरूर प्रवाहित होती है विलयन में। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अधिक क्षारकीय धातु होती है वो तो विलयन में ही रह जाती है, और कम क्षारीय धातु होती है वह एनोड पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। मतलब जो भारी धातु होती है वो तो विलयन में ही रह जाती है, और जो हल्की होती है वह एनोड पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। और आप सबने पढ़ा है अशुद्धियां हमेशा हल्की ही होती है। तो कम क्षारकीय धातु का मतलब अशुद्धि, और अधिक क्षारकीय धातु का मतलब शुद्ध धातु। समझ गए ना बच्चों? तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अधिक क्षारकीय जो धातु होती है वो तो विलयन में ही रह जाती है, और कम क्षारकीय धातु है वो एनोड पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। पूजार आरती पूछ रही है मैम वो वहीं पे जमा क्यों हो जाती है? अभी अभी मैंने बताया कि भारी अधिक क्षारकीय धातु कैसी होती है? भारी। कम क्षारकीय हल्की। अशुद्धियां हमेशा हल्की होती है, तो वो तो पानी के साथ बहाओगे तो बह जाएगी, बाहरी रहेगी वो ऊपर रह जाएगी। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पढ़ी है ना पूजा और आरती? याद करो। अयस्क और अधात्री के घनत्व में अधिक अंतर होता है। अयस्क तो भारी होता है और अधात्री हल्की होती है, अधात्री अशुद्धि होती है ना। याद आ गया ना पूजा और आरती? हाँ, ऐसे दिमाग रखा करो। छोटी छोटी बातें मैंने पिछले इसी चैप्टर में बहुत अच्छी तरह क्लियर की है, इसीलिए मैंने अधिक क्षारकीय बोलते ही आपको भारी और हल्के से समझा दिया। इसका मतलब जो भारी है वह शुद्ध धातु, और जो हल्की है वो क्या होती है? अशुद्ध धातु। मैम क्या? नहीं 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 सोनाक्षी, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा। मैंने कहा जिस धातु का शोधन करना होता है उसी धातु के एनोड और कैथोड लेते हैं। सोनाक्षी, दो धातु का दिमाग नहीं, यहाँ पे अपन जो धातु ले रहे हैं वो अशुद्धियों से भरी हुई है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस धातु में जो अशुद्धि होगी वो तो एनोड पर जमा हो जाएगी, और बाकी जो शेष रहेगी वो शुद्ध धातु के रूप में अपन को प्राप्त हो जाएगी। क्लियर सोनाक्षी? यहाँ दो नहीं लेना। क्लियर सोनाक्षी? चलो आगे। तो चलो शुद्ध, अब दोबारा से सुनो इसको। अशुद्ध धातु का एनोड, शुद्ध धातु का कैथोड लिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघटनी विलयन में रखते हैं। इस विलयन में उसी धातु का लवण घुला रहता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अधिक क्षारकीय धातु विलयन में रह जाती है, और कम क्षारकीय धातु एनोड पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। इस विधि की व्याख्या एक होता है अधिविभव। तीसरे पाठ में पढ़ोगे तुम, अभी मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगी, इनकी परिभाषा और डिटेल सब आएंगे। अब तो केवल यहाँ पे नाम ही सुनो। इसकी व्याख्या अधिविभव, विद्युत विभव या गिब्स ऊर्जा के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? गिब्स ऊर्जा, जिसको डेल्टा जी से दर्शाते हैं। यह ऊर्जा आपने 11वीं क्लास में साम्य अवस्था वाले पाठ में भी पढ़ी है। तो इस विधि की व्याख्या इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देखो, हाँ 11वें में भी पढ़ा था। अब इसमें देखो दो रिएक्शन होती है, एक तो एनोड पर
और एक किस पे होती है, कैथोड पर। एनोड पर देखो बच्चों धातु है और धातु आवेशों में प्रभावित तो हो रही है, Mn प्लस और Ni इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। कैथोड है, धातु ने आयन ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके किसका निर्माण कर लिया, धातु का। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन, और ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। जैसे इसी विधि द्वारा पूरी की पूरी मैंने ढंग से याद करवा दी है, अब तुम ही बताते चलोगे। जैसे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अपन को कॉपर का शोधन करना है, तभी मैंने पहले आपको कोड वर्डों में समझाया है, नहीं मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझा देती। किसका शोधन करना है, कॉपर का। इसका मतलब बच्चों अशुद्ध कॉपर का तो आप क्या ले लोगे, एनोड, और शुद्ध कॉपर का आप क्या ले लोगे, कैथोड। इन दोनों को एक पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। बताओ कॉपर सल्फेट कॉपर का लवण हुआ कि नहीं हुआ, जिंक सल्फेट जिंक का लवण, कॉपर सल्फेट कॉपर का लवण। विद्युत अपघटनी विलयन का मतलब आ गया, मैंने कहा था जिस धातु का शोधन उसी धातु का लवण घुला होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। विलयन में रखने के बाद में विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप जो शुद्ध कॉपर होता है, यह शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एनोड से कैथोड की तरफ, क्योंकि शुद्ध धातु का क्या लिया गया है, कैथोड। तो जो शुद्ध कॉपर होता है वह इस एनोड से कहाँ चला जाता है, कैथोड की तरफ, और अपन को क्या प्राप्त हो जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे अब चलो रिएक्शन करो, ये तो एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। एम का मतलब धातु ही होता है, कॉपर लिया है, कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, 2 का, 2e माइनस। कैथोड लिया है, कैथोड ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बना ली, कॉपर धातु। ये तो ऑक्सीकरण हो गया और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ पे M का मतलब कॉपर हो गया, Mn प्लस का मतलब M का मतलब Cu, N प्लस का मतलब +2, N का मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन है। Mn प्लस वही Cu +2 2 इलेक्ट्रॉन, और M का मतलब कौन सी धातु बन गई, कॉपर धातु बन गई। इस फपोलेदार तांबे में जो आपने कल परसों ही प्राप्त किया था, फपोलादार तांबा, भाई जो कॉपर प्राप्त होता है उसको फपोलादार तांबा ही कहा जाता है। तो आपके पास जो शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ आया था, इस फपोलेदार तांबे में जो अशुद्धियां उपस्थित है, और अशुद्धियां कौन कौन सी उपस्थित है, जैसे सेलेनियम है, टेलुरियम है, Ag है, Au है, Pt है, एंटीमनी है, यह एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है। वो की वही बात आ गई, अधिक क्षारकीय धातु विलयन में, देखो ये विलयन की विलयन में ही रह गया, शुद्ध कॉपर एनोड से किस तरफ आ गया, कैथोड की तरफ। कम क्षारकीय धातु एनोड पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब तो दिमाग लगा लिया होगा, शुद्ध तो कैथोड पे आ गया और इसमें जो अशुद्धियां थी वो किस पे जमा हो गई, एनोड पे, और अशुद्धियां ये रही, ये किस पे जमा हो गई, एनोड पंख पे। ये क्या होती है बच्चों, विद्युत अपघटनी विधि होती है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है,
इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड, शुद्ध धातु का कैथोड दोनों को विद्युत अपघटनी विलयन में रखा जाता है। जिस धातु का शोधन उसी का लवण गुला होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अधिक क्षारकीय धातु विलयन में कम क्षारकीय धातु एनोड पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहा जाता है। इसकी व्याख्या अधिविभव, विद्युत विभव, किप्स ऊर्जा के आधार पर की जाती है। ये इसकी रिएक्शन होती है एनोड और कैथोड पर, ऑक्सीकरण और अपचय। जैसे इस विधि द्वारा कॉपर का शोधन करना है तो अशुद्ध कॉपर का एनोड, शुद्ध कॉपर का कैथोड, पात्र में इन दोनों को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप जो शुद्ध कॉपर होता है वह एनोड से कैथोड की तरफ चला जाता है और इसमें जो अशुद्धियां होती है, देखो सेलेनियम, टेलुरियम, Ag, Au, Pt, Sb, ये एनोड पंख पर जमा हो जाती है। ये इनकी रिएक्शन हो गई एनोड और कैथोड की। ये होती है विद्युत अपघटनी विधि। क्लियर सभी बच्चों को विद्युत अपघटनी विधि? विद्युत अपघटनी विधि और उसका एग्जाम्पल तांबे का शोधन। क्लियर? और बच्चे भी बोलो। कृतिका कहाँ गई आज? कृतिका, मधु चौधरी, ये नहीं बोल रही। कृतिका क्लास नहीं ले रही क्या तू? खुशबू क्लियर हो गया? अच्छी बात है। मधु चौधरी क्लास नहीं ले रही आज? रिप्लेस के भी क्लियर हो गए। विजय कुमावत तेरे, विजय कुमावत, ये रही तू, क्लियर हो गया? अच्छा विजय के भी। कृतिका तेरे, कृतिका क्लियर हो गया क्या? पूजा, आरती, सोनाक्षी कॉपर वाला दोबारा बताऊं? देख, कॉपर का शोधन करना है ना तो इसी कॉपर धातु के एनोड और कैथोड लेने हैं। अशुद्ध कॉपर का तो एनोड लेना है और शुद्ध कॉपर का कैथोड लेना है। दोनों को विद्युत अपघटनी विलयन में रखना है। तो विद्युत अपघटनी विलयन इन दोनों के लिए क्या बन गया? कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसी धातु का लवण लेते हैं। ऐसे तो है नहीं कॉपर ले रहे हो तो जिंक सल्फेट ले लोगे, नहीं, कॉपर ले रहे हो तो कॉपर सल्फेट का ही विद्युत अपघटनी विलयन लेंगे। विलयन में रखने के बाद में विद्युत धारा उरा प्रभावित करने के बाद में जो शुद्ध कॉपर होता है ना वो तो कैथोड की तरफ चला जाता है एनोड से, और जो इनकी अशुद्धियां होती है ना वो एनोड पंख के रूप में जमा हो जाती है। इनकी अशुद्धियां इसमें देख क्या क्या उपस्थित है? सेलेनियम, टेलुरियम, चांदी, सोना, प्लेटिनम और एंटीमनी। क्लियर सोनाक्षी? सोनाक्षी क्लियर हो गया? यस मैम। चलो ये है आपकी विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में आसवन विधि, द्रव्य गलन परिष्करण विधि और विद्युत अपघटनी विधि तीनों के आज आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। तीनों विधियों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तीनों विधियों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्या? फटाफट बोलो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। किसी को ही नहीं है तो बच्चों आज आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप दोनों पे तीनों विधियां पहुंच जाएगी। धातु शोधन और उसकी 6 विधियों के नाम तक तुम्हारे पास पिछली क्लास के नोट्स आ गए थे। अब आज की क्लास की तीनों विधियां आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना? चलो इसी के साथ अपन क्लास एंडिंग करने जा रहे हैं। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चेतना आजकल तो दिखाई नहीं देती है, तू बोलती ही नहीं है कुछ है? चेतना पढ़ती नहीं है?
क्या फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है? अंजलि कसाना पढ़ती है? अच्छा, चलो ठीक है।